आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो थर्ड यूनिट का फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक माने ठीक है, पहले सोचो और फिर बोलो। मतलब बिना सोचे समझे हमें नहीं बोलना है। बोलना एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको हमें सदुपयोग करना है। ठीक है, ओके। डू यू राइट अ डायरी? क्या आप डायरी लिखते हैं? अगर नहीं लिखते तो आपको डायरी लिखनी चाहिए। अपने हमारे मन के जो भी भाव हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी उतार चढ़ाव हैं पूरे दिन के, वो आप उस डायरी में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। डू यू राइट लेटर्स और नोट्स टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? किसी का जन्मदिन हो या वैसे भी, क्या अपने आप, आजकल तो व्हाट्सएप हो गया है, फोन हो गया है, तो आप मैसेज भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। किसी को जन्मदिन पे मुबारकबाद देनी है या कोई और फंक्शन है या आपका अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मन है, तो आप नोट्स लिखते हैं। डू यू एवर फाइट विद फ्रेंड्स? दोस्तों के साथ कभी लड़ाई होती है क्या? जरूर होती होगी, मेरे ख्याल से सबकी होती है। बड़ों की भी होती है, बट छोटों की थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन छोटे बहुत जल्दी वापस दोस्ती भी कर लेते हैं, या कम से कम करनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम ये थोड़ा सा शब्दावली देख लेते हैं। Read the following words which may be used in the place of speak. कि speak माने बोलना, तो ये कुछ शब्द हैं जो बोलने के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसके थोड़ा थोड़ा इनके अर्थ में फर्क है, तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। टॉक माने बोलना, किसी से बात करना, और ये एक न्यूट्रल। न्यूट्रल माने ना अच्छा ना बुरा। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रल शब्द है। अटर। अटर माने कुछ चीज, कहते हैं ना, जबान से बोलना, निकालना जबान से, उसको कहते हैं अटर। टू अटर समथिंग, उच्चारण करना, ये भी न्यूट्रल शब्द है। टेल माने बताना, किसी को कुछ, कोई खबर देना, कुछ इन्फॉर्म करना, या आज मेरा दिन कैसा बीता ये बताना, तो कुछ भी बताना, ये भी एक न्यूट्रल शब्द है। अनाउंस, जब आप चार लोगों में खड़े होके किसी चीज की जानकारी देते हैं। आप स्टेज पे खड़े होके अनाउंस करते हैं कि आज चीफ गेस्ट, हमारे चीफ गेस्ट का नाम मिसेस सो एंड सो है, जो भी उनका नाम है ना। तो किसी चीज को पब्लिकली अनाउंस करना, मतलब ऊंचे शब्दों में किसी चीज की सबको बताना, जाहिर करना। ठीक है ना। डिक्लेयर माने घोषित करना। अनाउंस और डिक्लेयर मिलते जुलते हैं। जब कोई कंपटीशन होता है, कोई रेस लगती है, तो उसका जो उसका विनर है, जो उसका विजेता है, विजेता का नाम घोषित करना, है ना, वो हो गया डिक्लेयर। वॉइस एंड ओपिनियन, अपना मत सामने रखना। ठीक है, वॉइस माने शब्दों में ढालना, ओपिनियन माने मत। तो वॉइस एंड ओपिनियन माने अपने मत को शब्दों में व्यक्त करना। कन्वर्स, कन्वर्स माने बात करना, जब दो लोग आपस में बात करते हैं। से माने बोलना, कहना, शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ कहना। ठीक है। चैट, चैट होता है जब गप्पे मारना,
जब माँ बेटी बात कर रहे हैं, या भाई बहन बात कर रहे हैं, या दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो जो इनफॉर्मल है, जब आप गप्पे मार रहे हैं, उसको कहते हैं चैट। गॉसिप, गॉसिप माने चुगली, किसी की बुराई करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी दूसरे के बारे में बात करना, है ना। हमें किसी के बारे में क्यों बात करनी है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान की जो यहाँ पे नहीं है, तो हम चुगली कर रहे हैं, और ये एक नेगेटिव शब्द है। इस तरह की बात करना गलत है, नेगेटिव है, बुरा है। लेक्चर, लेक्चर माने किसी चीज के लिए स्पीच देना, कुछ भाषण देना, बोलना। तो ये लेक्चर किसी पढ़ाई के बारे में हो सकता है, खेल कूद के बारे में हो सकता है, कुछ मोटिवेशन के लिए हो सकता है, प्रेरणा के लिए हो सकता है। तो ये भाषण, ये लेक्चर किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, तो ये भी न्यूट्रल शब्द है। कम्युनिकेट माने अपने विचार लोगों के सामने रखना, संवाद साधने। तो आप जो सोचते हैं, आप वो बोल रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, तो दैट इज कम्युनिकेट। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन माने समझाना। क्लास में मैम साइंस का एक्सपेरिमेंट समझाती है, मैथ का सवाल समझाती है, तो उसको कहते हैं एक्सप्लेन, समझाना। अपहोल्ड एन ओपिनियन, मतलब किसी विचार, किसी मत के समर्थन में बोलना। ठीक है, आपका कोई मत है कि ये चीज सही है, उसके लिए खड़े होना, उसके लिए समर्थन देना, और उसके लिए बहस करना। तो दैट मीन्स टू अपहोल्ड एन ओपिनियन। प्रेज, किसी के बारे में अच्छी बातें बोलना, किसी की स्तुति करना। सपोर्ट, सपोर्ट माने किसी को मदद करना, किसी को समर्थन देना। रिकमेंड, टू सजेस्ट समथिंग। आपको नया लैपटॉप खरीदना है, या आपको नया बैग खरीदना है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि तुमने बैग कहाँ से लिया था, तुमने जो बैग लिया उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी चेन तो खराब नहीं होती है, तो बहुत महंगा तो नहीं है। तो ये सब जब आप कुछ रेकमेंड करते हैं, तो आपका दोस्त आपको बताता है कि नहीं, मेरा बैग बहुत अच्छा है, और इसकी चेन भी खराब नहीं होती है, और ये काफी मजबूत बैग है, और तुम उसको ले सकते हो। तो तुम्हारे दोस्त ने वो बैग आपको खरीदने के लिए रेकमेंड किया, सिफारिश करी। ठीक है। रिक्वेस्ट, विनती करना। जब आप किसी बड़े से आपको कोई मदद चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप विनती करते हैं, है ना। बहुत इज्जत पूर्वक उनसे आप बहुत पोलाइटली उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आपकी इस मदद की जरूरत है, कृपया आप मेरी प्लीज मदद कर दीजिए। तो ये हो गया रिक्वेस्ट। अर्ज, अर्ज माने जब आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज के लिए फील करते हो कि नहीं, हमें ये करना चाहिए, और जब आप उसके लिए आग्रह करते हो लोगों से, तो लोग कहते हैं ना, वोट डालने जरूर जाना चाहिए, तुम्हारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में आपका अधिकार है ये, तो आपको जरूर वोट डालने जाना चाहिए। 3:30 राइट। सो बॉयज, प्लीज सिट डाउन। आवाज नहीं आ रही सर? चलो सर,
ओके. रिक्वेस्ट टू आस्क पोलाइटली. अर्ज, बहुत स्ट्रांगली किसी से आग्रह करना किसी चीज के लिए. प्लीड, प्लीड माने गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना. जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आग्रह कर रहे हैं और आप बेग कर रहे हैं, आप किसी चीज की बिल्कुल आप भीख मांग रहे हैं, दैट इज प्लीड. इंट्रोड्यूस, टू प्रेजेंट समवन, किसी से. जब आप अपने दोस्त को पहले दिन घर लेके जाते हैं तो अपनी मम्मी से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि मम्मी इसका नाम ये है, ये मेरी क्लास में पढ़ता है. तो वो हो गया इंट्रोड्यूस, किसी से मिलवाना. टू इंट्रोड्यूस. मेंशन, किसी का नाम अपनी अपनी स्पीच में लाना या अपनी बात में किसी का नाम सरसरी तौर पे लाना, उल्लेख करना, उसको कहते हैं मेंशन. रेफर टू का भी वही मतलब है, किसी के संदर्भ में कुछ बोलना. डिस्कस, किसी चीज के बारे में चर्चा करना. रिमार्क, टिप्पणी करना. रिब्यूक, किसी को डांटना. तो रिब्यूक नेगेटिव शब्द है, किसी चीज पे अपना मत व्यक्त करना, कमेंट ऑन. स्कोल्ड, किसी को डांटना. ठीक है. स्कोल्ड और रिब्यूक दोनों का एक ही मतलब है और दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं. चाइड का मतलब भी डांटना होता है, फटकार लगाना. क्रिटिसाइज, किसी में कमी निकालना, टू फाइंड फॉल्ट्स. बिरेट, किसी को बहुत बुरी तरह डांटना, बहुत गुस्से से फटकार लगाना, ये भी एक नेगेटिव शब्द है. पुल अप का मतलब भी किसी को डांट लगाना होता है. छापड़े, अरे किसी को धमकाना, डांटना. ठीक है. फटकार लगाना, पुलअप का भी वही मतलब है. रिप्रोच का भी वही मतलब है. एडमोनिश का भी वही मतलब है, किसी को डांट लगाना. सजेस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, होता है किसी को सलाह देना, सूचना देना. किसी को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है तो आप सलाह दे सकते हैं कि आप उस हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहां बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं. तो आप सजेस्ट कर रहे हैं, आप सूचना दे रहे हैं. ठीक है. ये इंडिकेट माने सूचित करना. मीन माने अर्थ. डिनोट माने दर्शवरने, किसी चीज के लिए खड़े होना. शो माने दिखाना, डिस्प्ले. जब हम दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो डिस्प्ले पे चीजें रखी होती है ना, ताकि आप उन्हें देख सकते हो और देख के आप खरीद सकते हैं. तो दैट इज शो, डिस्प्ले. स्कूल में डिस्प्ले होता है कितनी चीजों का. जब कोई फंक्शन होता है तो बाहर सजावट की चीजें लगी होती हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट लगे होते हैं, तो वो सब दैट इज शो. रिफ्लेक्ट, किसी चीज के बारे में गंभीरता से सोचना. एक्सप्रेस, अपनी भावनाएं व्यक्त करना. रिवील, कुछ चीज जो पहले दबी हुई थी या पता नहीं थी, वो चीज उजागर हो जाना, बाहर आ जाना. ठीक है. अब ओके. अब हमने जो ये न्यूट्रल, पॉजिटिव, ये सब क्लासिफिकेशन की थी, उस हिसाब से हमने जो पॉजिटिव शब्द हैं वो एक जगह लिख दिए हैं. जो नेगेटिव शब्द हैं उनको एक साथ लिख दिया है. और जो न्यूट्रल है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रल शब्दों में आ गए. इन शब्दों को इन 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है. ठीक है. अब चलो चैप्टर पढ़ते हैं. थिंक बिफोर यू स्पीक. Man was meant to listen more and talk less.
That is why the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and one mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only one ear. तो बेंजामिन का कहना है कि इंसान को ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, इसीलिए हमारे 2 कान है और एक मुंह है. अगर भगवान ये चाहता कि हम ज्यादा बोले और कम सुने तो हमारे 2 मुंह होते और एक कान होता. ठीक है. Imagine how we would have looked, how strange, with 2 mouths on the 2 sides and one ear in the center. तो फिर वो कहते हैं कि देखो हम कितने अजीब लगते हैं अगर यहाँ पे हमारे कान होता और यहाँ पे हमारे 2 मुंह होते, तो हम कितने अजीब लगते. Okay. Mind you, the ears are like funnels, open all the time. There is no door with which you can close them. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. तो कहते हैं कि कान हमारे 24 घंटे खुले रहते हैं. कहते हैं हमारे कान एक फनल की तरह है. फनल क्या होता है आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये फनल है. तो वो कहते हैं कि हमारे कान एक फनल की तरह है, यहाँ से खुला रहता है और उसमें वो इसलिए है ताकि हम 24 घंटे लोगों की बातें सुन सके, है ना. लेकिन जो हमारी जबान है उसमें कहते हैं 2 दरबान है. 2 दरबान क्या है? पहले तो ये होठ है, ये कोई बात मुंह से नहीं निकलने देते आसानी से, और फिर अंदर ये 2 दांत है. तो उन जो भी हम मुंह से बोलते हैं वो उन 2 दरबानों के वहां से निकलती है, फिर उसके बाद वो बात बाहर आती है. कहते हैं फर्स्ट देयर इज द फेंस ऑफ द 2 rows of teeth. There is secondly the fence of the 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pierce through these 2 walls, through these 2 fences. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. तो वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें कम से कम 2 बार सोचना चाहिए. ठीक है. ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है. A very wise man once remarked that of the unspoken word you're a master, of the spoken word you're a slave. Once you have spoken a word, you cannot get it back, do what you will. Therefore, you must be very careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. वो कहते हैं कि किसी ने कहा है महापुरुष ने कि जब तक वो कोई भी शब्द आपकी जबान में है, जबान के अंदर है या मन में है, तो आप उसके मालिक हैं. लेकिन जैसे ही आपने वो शब्द बोल दिया, कुछ भी आपने बोल दिया, तो आपने जो बोला है आप उसके गुलाम हो गए. अब आप चाह कर भी उस शब्द को वापस नहीं ले सकते. तो आप इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जो बोल दिया आप उसको कभी भी वापस नहीं ले सकते. व्हाट आर अनस्पोकन वर्ड्स? अनस्पोकन वर्ड्स वो हैं जो आपने बोलने चाहे, आपने सोचे, लेकिन आप एक्चुअली में बोले नहीं. There are things you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. एक बार शब्द आपके
जबान से निकल गए तो वो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. I'm afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? एक नौजवान अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त को बहुत ही दुख पहुंचाने वाले उपशब्द बोले हैं और उसको बहुत चोट पहुंची है, उसको बहुत बुरा लगा है. आई एम अफ्रेड दैट आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंडशिप विद हिम. मुझे लगता है कि वो अब मेरा दोस्त कभी नहीं बनेगा. मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारी दोस्ती दोबारा से हो जाए. मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ. The wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and pen. He said to the young man, write down on this paper all the harsh things you said to him. तो गुरु ने उसको एक शीट दी और बोला, शीट और पेन दी कि जो जो तुमने अपने दोस्त को बोला वो सब इस कागज पर लिख दो. The young man did as he was told and showed the paper to his teacher. तो फिर लिख के वो नौजवान वो कागज लेके गया अपने टीचर के पास. तो उन्होंने गुरु के पास की. फिर उन्होंने बोला, now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can. The wise man said. Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. Throw the bits out of this window, the teacher told him. तो टीचर ने कहा कि अब ऐसा करो, इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो. तो उसने कर दिया नौजवान ने. फिर उन्होंने कहा अब इनको खिड़की से बाहर फेंक दो. That was easily done. It was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. ये तो बहुत आसान था. कागज फाड़ा, छोटे छोटे टुकड़े किए और खिड़की से बाहर फेंक दिए. हवा चल रही थी, वो उनको उड़ा के भी ले गई. Now go out into the street and collect as many bits of paper as you can. अब गुरु ने उसको बोला कि अब जाओ गली में नीचे और जो तुमने कागज के टुकड़े फेंके थे उन सबको चुप कर वापस लेके आओ. नौजवान के तो होश उड़ गए. उसको लगा बट दैट वुड बी डिफिकल्ट. मतलब वो तो बहुत मुश्किल है गुरुजी, ऐसे कैसे करूंगा मैं. वो तो बहुत सारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे और वो कहाँ कहाँ उड़ गए. इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई. टीचर कहते हाँ हाँ मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करो. The young man went out. He returned half an hour later exhausted. He had not been able to get hold of a single torn bit of paper he had torn up just a while earlier. आधे घंटे बाद थका हारा वो नौजवान वापस आया और उसने कहा कि मुझे एक भी कागज का टुकड़ा नहीं मिला. आंधी सबको उड़ाकर ले गई. This is what happens with the spoken word, the teacher said to him. Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. कहते हैं जो तुम्हारे कागज के साथ हुआ वही हमारे उन शब्दों के साथ होता है जो हम जबान से निकाल चुके हैं. उनको भी हम वापस नहीं ला सकते. इसीलिए बेहतरी इसी में है कि सोच के बोलो, गुस्से में कभी भी मत बोलो. ठीक है. ये एक और बहुत फेमस कहानी है. Socrates was one of the wisest of the men of the ancient world. Many were youths whose lives he influenced for the better. तो सोक्रेटिस को बहुत लोग फॉलो करते थे, आज भी करते हैं, और उन्होंने बहुत से नौजवानों की जिंदगियां बदली हैं. Socrates counseled his disciples to keep their mouth shut and speak only when absolutely necessary. सोक्रेटिस अपने चेलों को कहते थे कि तुम मुंह बंद रखोगे और सिर्फ तभी बोलोगे जब बोलना बहुत ही अनिवार्य हो. ओ वाइज मैन,
wise one, how may we know that it is when it is right to speak? तो उनके चेले कहने लगे कि गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब बोलना चाहिए, कब एब्सोल्युटली नेसेसरी है, कब बहुत जरूरी है कि हम बोले. Open your mouths to speak only after you have asked yourself 3 questions and received an affirmative answer to each of the 3. तो उसकी चाबी सोक्रेटिस ने दी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा, अपने आप से वो तीनों सवाल पूछो और अगर तीनों का जवाब हाँ आता है तभी आप बोलो. What were the 3 questions? एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. ठीक है, अब देखते हैं वो 3 सवाल क्या है. What were the 3 questions? The first question we must ask ourselves before we speak is it true? तो सबसे पहला सवाल क्या पूछना है कि मैं जो बोलने वाला हूं या बोलने वाली हूं क्या वो सच है. और अगर हमें थोड़ा सा भी शक है कि मैं जो बोलने वाली हूं या बोलने वाला हूं वो शायद सच ना हो तो वो हमें नहीं बोलना चाहिए. नहीं तो हम किसी के बारे में झूठी खबर फैलाएंगे जो कि हमें, या कोई ऐसी बात है जो हमें पता ही नहीं है कि सच है या नहीं है, लेकिन हम दूसरों में वो फैला देंगे, है ना. तो सबसे पहला क्वेश्चन है इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है. ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला सवाल. और अगर अंदर से उत्तर आता है नहीं तो आप नहीं बोलेंगे. अगर उत्तर आता है हाँ तो फिर आप दूसरा सवाल पूछेंगे, इज इट प्लेजेंट. Many are empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. It is better that these unpleasant words remain unspoken. तो कई बार हम सिर्फ बोलने के लिए कुछ बोल देते हैं. तो हमें सवाल ये पूछना है कि हम जो बोलने वाले हैं वो सुन के क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा. अगर नहीं, अगर सामने वाले को सुन के बुरा लगेगा या दुख उठेगा तो हमें वो नहीं बोलना है. लेकिन अगर सामने वाले को सुनकर अच्छा लगेगा, उसको आरामदायक लगेगा, तो हमें, अगर इसका आंसर यस आता है फिर हमें तीसरा सवाल पूछना है. तीसरा सवाल क्या है, इज इट यूजफुल. मैं जो बोलने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, उससे किसी को फायदा होगा क्या, है ना. इज आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर. जिसको हम बोल रहे हैं उसको किसी तरह का फायदा होगा क्या हमारी बात सुन के. विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन. क्या किसी को सुन के आराम का एहसास होगा क्या. किसी का गुस्सा शांत होगा या किसी की परेशानी दूर होगी या किसी को किसी तरह की कोई मदद मिलेगी हमारे बोलने से. और अगर इन तीनों का जवाब हाँ आता है तभी आप बोलेंगे, अदरवाइज आप अपना मुंह बंद रखेंगे. एक बार तीनों सवाल सुन लेते हैं. ठीक है, तो अगर खरे नहीं है, अगर आनंददायी नहीं है, अगर उपयुक्त नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे. ये सोक्रेटिस ने अपने चेलों को सिखाया था और आज हम भी यही चीज सीख रहे हैं या हमें सीखनी चाहिए. उनके शिष्यों को उन्होंने यही सिखाया था.
ठीक है, ये कुछ शब्दावली है। काउंसिल माने सलाह देना, गाइड करना, अफर्मेटिव मतलब यस, पॉजिटिव, वेरासिटी माने सच्चाई, ट्रांसमीटर माने बोलने वाला, जो कुछ आगे बता रहा है, बोल रहा है, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर की। आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 3, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये तीनों आपके होमवर्क है। क्वेश्चन 3 में आपको समरी लिखनी है, जो हमने अभी कहानी पढ़ी है, वो सोक्रेटिस और उनके शिष्यों के बारे में, वो कहानी आपको संक्षिप्त में लिखनी है। क्वेश्चन का एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, आप समरी लिखेंगे। लेकिन समरी कैसे लिखेंगे? जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थर्ड पर्सन में, लेकिन आप जो समरी लिखेंगे वो नौजवान की जबानी लिखेंगे। ठीक है, तो वो आए करके आएगा। I went to my spiritual teacher for advice because I was not clear when to speak. तो इसमें आए करके बोलो, क्योंकि जो जो नौजवान है, जिसने सवाल पूछा और जिसको जवाब दिया सोक्रेटिस ने, वो ये कहानी लिख रहा है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल होगा, आए करके आप लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। Our ears are like funnels because, मैंने आपको फनल दिखाई थी, हमारे कान फनल की तरह क्यों हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सुने और हमेशा अपने कान खुले रखें, इसीलिए हमारे कान फनल की तरह हैं। The 2 rows of teeth are like a fence because, the 2 rows of teeth are like a fence because दांत के जो ये दांत है हमारे ऊपर के और नीचे के, ये चार दीवारी का काम करते हैं। क्यों? कि बिना सोचे समझे कोई शब्द उनसे बाहर ना आ जाए, है ना? इसीलिए वो शब्द, ये दांत करते हैं ना हमारे फेंस का काम, कि कोई गलत शब्द मुंह से निकलने से पहले वो उन्हें रोक दे। 2 lips are like a fence because, लिप्स का भी वही काम है, they want to stop us from saying anything that is wrong, है ना? तो होठों का और दांतों का दोनों का सेम काम है। फेंस होता है चार दीवारी। चार दीवारी किस काम आती है? ताकि बाहर से कोई आसानी से अंदर ना आ सके, और अंदर का इंसान को अगर बाहर जाना है तो वो दरवाजा खोल के या फेंस खोल के ही जा पाए। कुंपण माने फेंस। ठीक है, harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because, जो हम शब्द बोलते हैं, कड़वे शब्द, दुख पहुंचाने वाले शब्द, वो कैसे हैं? स्कैटर्ड बिट्स ऑफ पेपर, वो उन कागज के टुकड़ों की तरह है जो हम वापस नहीं जोड़ सकते।
क्यों? क्योंकि जो शब्द एक बार जबान से निकल गया उसको आप वापस नहीं ले सकते, वो आप बदल नहीं सकते, आप उसके गुलाम हो गए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। The same word can be used as a noun in some sentences and a verb in some sentence. ठीक है, नाउन होता है संज्ञा, और वर्ब होता है क्रिया। तो वही शब्द संज्ञा की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है और क्रिया की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। Many are empty remarks, यहाँ पे remarks क्या है? नाउन है। A wise man once remarked, रिमार्क क्या है? क्रिया है। तो ऐसे ही इन बाकी वर्ड से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आई हैव सम चेंज इन माई पॉकेट, मेरी जेब में कुछ खुले पैसे हैं, तो ये चेंज हो गया नाउन। ही हैज चेंज्ड ओवर टाइम, ये क्रिया हो गई कि वो समय के साथ बदल गया है। आई एम वॉचिंग द शो, मैं शो देख रही हूं, तो वो नाउन हो गया। ही शोड मी हिज लेटेस्ट राइटिंग, उसने जो आजकल वो लिख रहा है उसने मुझे दिखाया, तो इसमें शोड हो गया वर्ब। थ्रो, ही इज, हिज थ्रो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, थ्रो माने कुछ चीज फेंकना, तो उसका थ्रो बहुत अच्छा है। कुछ गेम्स में, क्रिकेट में, थ्रो बॉल में, कुछ चीजों में ये थ्रो टर्म यूज होता है। His throw was very strong, और क्रिया की तरह कैसे होगा? Don't throw stones at the dog, और don't throw stones at the child, कि पत्थर मत मारो, उस बच्चे को या उस जानवर को लग जाएगी। Don't throw stones. Return, रिटर्न माने वापस आना। प्लीज रिटर्न माई बुक, ये तो क्रिया हो गई, मेरी बुक वापस करो। आई गॉट अ रिटर्न गिफ्ट, तो रिटर्न यहाँ पे संज्ञा हो गया। बेनिफिट, वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम गुड हेल्थ, हम सबको अच्छी सेहत का फायदा होता है। बेनिफिट, तो वो हो गया क्रिया। और दूसरा बेनिफिट हो गया एक्सरसाइज गिव्स अस मेनी बेनिफिट्स, हमें एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, क्लास के बाद मैं ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसमें आपके चिट चैट के सैंपल आंसर्स हैं, इसमें आप अपने जवाब भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ जवाब इसमें लिखे हैं, ये कुछ शब्द हैं जो स्पीक की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके मैंने अर्थ यहाँ पे लिख दिए हैं, और उनको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में भी बांट दिया है। और ये पूरे चैप्टर की समरी है बेटा, और जो इंग्लिश वर्कशॉप के जो क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी किए, ये उनके आंसर्स हैं। ठीक है, ये जो आपने स्टोरी ऑफ द यंग मैन एंड स्पिरिचुअल टीचर आए करके जैसे आप लिखेंगे, अपना लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद आप इससे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको करने हो तो। लेकिन क्वेश्चंस 1 2 3 आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ऑल राइट बेटे, बाय बाय बाय।